बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुस्तनसर हुसैन और आप देख रहे हैं न्यू विजन टीवी। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के वन ऑफ द रोस्ट एयरप्लेन डिजास्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। ये बात है 21 मार्च 2022 1:11 पर चाइना के शहर कुनमिंग से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को 2 घंटे का सफर तय करके ईस्ट चाइना के शहर गोंगवू में पहुंचना था। टेक ऑफ करने के तकरीबन 1 घंटे बाद यानी 2:20 पर यह जहाज अचानक से अपना एल्टीट्यूड खोना शुरू करता है और वर्टिकली जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। आमतौर पर अगर किसी जहाज का इंजन बंद होता है या उसमें टेक्निकली इशू आता है तो जहाज ग्लाइडिंग करते हुए अपने डिसेंडिंग तक कुछ हजार फीट की स्पीड से नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन चूंकि ये जहाज वर्टिकली तौर पर जमीन की तरफ गिर रहा था तो ये तकरीबन 30,000 फीट की स्पीड से नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ। इस प्लेन क्रैश ने दुनिया भर के एयरप्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेटर को चौंका कर रख दिया कि आखिर क्या रीजन हो सकती है कि प्लेन इस तरह से क्रैश किया। फ्लाइट 24 से लिया गया डाटा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि जहाज किस टाइम किस बुलंदी पर था। बाद में नॉर्मल तरीके से जहाज फ्लाई करता रहा, जो कि आप स्लोग में भी देख सकते हैं, और इसके बाद 29,000 फीट के एल्टीट्यूड को भी मेंटेन किया। लेकिन चार्ट में एक अजीब बात देखने को मिलती है कि जहाज गिरते वक्त तकरीबन 8,000 फीट की बुलंदी पर एक दफ़ा फिर से संभलता है। करीब 1 घंटा 10 मिनट तक ये जहाज फ्लाई करता रहा और 2:20 पर अचानक से ये जहाज नीचे की तरफ क्रैश कर गया। लेकिन चार्ट में एक अजीब चीज देखने को मिलती है कि जहाज करीब 8,000 फीट की बुलंदी से खुद को थोड़ा सा संभालता है और फिर से नीचे गिरता है। लेकिन ये जो थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? हर तरह की एक्सप्लेनेशन की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। यहाँ हो सकता है प्लेन का इंजन खराब हो गया हो, या फिर प्लेन के विंग्स टूट गए हों, या प्लेन के साथ कोई मिसाइल टकरा गया हो, या फिर कोई वेदर का इशू भी हो सकता है इसमें। या ये पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है कि पायलट खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा हो, या पायलट अचानक से बेहोश हो गया हो। इस वक्त रिसर्च और रेस्क्यू टीम प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश में है, और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि प्लेन में शायद कोई पैसेंजर जिंदा बच गया हो। उस दिन दोपहर के 2 बजे जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, वहां दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस था और नॉर्मल तरीके से हवाएं चल रही थी और बारिश की पेशन गोई जरूर की गई थी, लेकिन वो बारिश रात के वक्त आएगी ये बताया गया था। और जो विजिबिलिटी थी वो मोर देन 10 माइल से ज्यादा थी। उस वक्त वेदर कंडीशन जो भी थी वो बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं थी, यानी बड़ा ही नॉर्मल वेदर था। लेकिन अब वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और रेस्क्यू टीम को ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन 23 मार्च को रेस्क्यू टीम को ये सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा, क्योंकि जिस जगह पर ये प्लेन क्रैश किया था उस जगह पर पहाड़ों पर एक घना जंगल था। आमतौर पर उस जगह पर पहुंचना और ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन आमतौर पर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और वॉइस डाटा रिकॉर्डर को क्रैश प्रूफ बनाया जाता है। लेकिन क्या इस तरह के क्रैश में ब्लैक बॉक्स बचा होगा या नहीं, ये रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल। आखिरकार रेस्क्यू टीम और रिसर्च टीम ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, लेकिन यह ब्लैक बॉक्स एक्सटर्नली तौर पर तो काफी डैमेज था, लेकिन इंटरनली तौर पर यह डाटा बिल्कुल सही बता रहा था। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस ब्लैक बॉक्स को बीजिंग भेज दिया। एविएशन एक्सपर्ट नील हैंसफोर्ड का कहना है कि ये हादसा एक नॉर्मली हादसा हो इसके चांसेस बहुत ही कम है। अनलाइकली ये एक चीज़ है कि ये एक एक्सीडेंट हो। उन्होंने फ्रांस की एक फ्लाइट 447 का एग्जांपल देते हुए कहा कि इस जहाज में टेक्निकली इश्यूज बने थे जिसकी वजह से ये क्रैश कर गया, लेकिन उसमें पायलट थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे और अपना कंट्रोल खो बैठे थे, जिसकी वजह से ये जहाज क्रैश कर गया। एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर माइकल डैनियल ये कहते हैं कि ये एक बहुत ही फॉल प्ले था। ये जहाज के अंदर मौजूद किसी ही आदमी ने इंटेंशनली तौर पर किया है। उन्होंने 2 बड़े प्लेन क्रैशेस का जिक्र करते हुए कहा
कि एक फ्लाइट जो कि 1999 में कायरो से न्यूयॉर्क के लिए जा रही थी, अटलांटिक ओशन में गिरकर क्रैश कर गई। और दूसरा सिल्क एयर फ्लाइट जो कि 1997 में सुमात्रा इंडोनेशिया के इलाके में गिरकर क्रैश कर गई। और दोनों हादसात में एक ही वजह पाई गई कि ये दोनों हादसात इंटेंशनली तौर पर पायलट से करवाए गए थे। कुछ लोग प्लेन के मॉडल के बारे में सवाल उठा रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो रिसेंटली 2 प्लेन क्रैशेस हो चुके थे, जिनमें से एक 2018 में इंडोनेशिया में क्रैश किया और दूसरा जहाज जो कि इथोपिया में 2019 में क्रैश हुआ। इन दोनों में एक टेक्निकली इश्यूज की वजह से ये प्लेन क्रैश कर गए थे। बोइंग 737 एक अपग्रेडेड मॉडल था बोइंग 800 के मुकाबले में, जो कि कंपनी ने नया मॉडल निकाला था। इसमें उन्होंने कहा कि हमने इंजन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है और इसमें इस प्लेन को शोर कम करने के लिए इंजन को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट किया गया है, यानी विंग्स के थोड़ा सा आगे। स्पेशली जब फ्लाइट कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी अनयूजुअल थी, और इस मसले को हल करने के लिए बोइंग में एक स्पेशली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया जिसे MACS का नाम दिया गया। ये स्पेशल सॉफ्टवेयर उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका। जो प्लेन्स सन 2018 और 2019 में क्रैश हुए थे, उनमें यही सॉफ्टवेयर गलती से एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से प्लेन का नोज नीचे की तरफ झुका और ये प्लेन क्रैश कर गया। इसी दौरान चाइना के सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी कि इस सारे हादसे के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि चाइना ने रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसमें कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया। इस वजह से चाइना को सलाह देने के लिए ये उसका जहाज जो है तबाह करवाया गया है। इस प्लेन हादसे के बाद चाइना की आवाम में काफ़ी हद तक खौफ व हरास फैला हुआ है और वो बोइंग के जहाज़ों में सफ़र करने से काफ़ी हद तक गुरेज कर रहे हैं। लेकिन बोइंग कंपनी का अपनी सफाई में ये बयान सामने आता है कि बोइंग के जहाज यानी बोइंग 737, बोइंग 600, बोइंग 700, 800, 900, ये इन फ्लाइट्स की जो क्रैश रेशो है वो तकरीबन 0.07 है, तकरीबन 1 मिलियन फ्लाइट्स में से। यानी 1 मिलियन फ्लाइट्स लिए जाएं तो उनमें 0.0% जो चांसेस हैं फ्लाइट के क्रैश करने के। आज तक दुनिया भर की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकती। आपकी इस बारे में क्या राय है कि इस प्लेन के साथ क्या हादसा पेश आया होगा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।